बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन बीएस प्रोग्राम का कोर्स कोड 102 का लेक्चर नंबर 16 है। और हमने प्रीवियसली जो है वो लास्ट टाइम जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव किसी स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर या किसी स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। और उसके दोनों मेथड्स जो हैं डायमेंशनल एनालिसिस और एनालिटिकल या मैकेनिकल एनालिसिस को स्टडी करके देखा था। आज हमारा जो टास्क है वो है वेव इक्वेशन। हमने आज वेव इक्वेशन पढ़नी है कि ये क्या होती है और इसको ड्राइव करके देखना है। द वेव इक्वेशन कि किसी वेव की इक्वेशन जो है हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका क्या एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आता है। तो आप सपोज करें कि एक ट्रांसफ़र वेव है और ये ट्रांसफ़र वेव किसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसकी मीन पोजीशन के, और ये पार्टिकल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक स्पॉट है और ये एक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है किसी एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो हमने ये जो वेव ट्रैवल कर रही है किसी एक्स डायरेक्शन के अंदर, इस वेव की इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट करके देखनी है। और हमें यहाँ से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, और जब वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस वक्त वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब सपोज करें कि मैं इस वेव के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट जो है उसको ले लेता हूँ और देखता हूँ कि उस लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस किस तरह एक्ट कर रही हैं। सपोज करें कि मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर डेल्टा एक्स, तो इस पर एक फोर्स इस तरफ और एक फोर्स इस तरफ जो है वो लगेगी। ठीक है, ये दो फोर्सेस इसको प्रेक्ट करेंगी, F1 और F2। अब हमने ये फोर्सेस जो हैं इनको इनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है, और इनको इनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करने के लिए मुझे दोबारा जो है वो फिगर बनानी पड़ेगी। आप देखें कि एक फोर्स ये इस तरह आ रही है हमारे पास, ये फोर्स जो है ये यहाँ पर ये F2 फोर्स है। ठीक है, और ये यहाँ पर फोर्स जो है ये F1 फोर्स है। ये F1 फोर्स। अब आप इनके देखें कि इनके जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, देखें यहाँ से एंगल अगर θ2 है और यहाँ से ये एंगल θ1 है, तो इसका F2 साइन ऑफ θ2 F2 कॉज ऑफ θ2 ये बनेंगे, और इधर F1 कॉज θ1 और F1 साइन θ1। ये हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो पहले हमने देखने हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के ऊपर आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लगाएं। फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के ऊपर लगाएं आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 cos θ1 माइनस F2 cos θ2 दैट इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं कि F1 cos θ1 इज इक्वल टू F2 cos θ2 दैट इज इक्वल टू F, इसके बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वो
दिया है यहाँ पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब हम जो है वो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसको भी देख सकते हैं। तो आप देखें कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट पे लगाएं, यानी कि समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ ऑफ वाई देखें, ये कंपोनेंट f1 साइन थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2, ये कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको देखेंगे यहाँ पर f1 f2 ये सारे बराबर हैं, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को दोनों साइडों के ऊपर, सॉरी राइट साइड के ऊपर कॉज ऑफ थीटा से। समेशन एफ ऑफ वाई f1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस f2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2। हमने कॉस थीटा से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। ठीक है, cos थीटा 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ ऑफ वाई f1 tan थीटा 1 cos थीटा 1 प्लस f2 tan थीटा 2 cos थीटा 2। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास f1 cos थीटा 1, ये हमारे पास आप देखें f1 cos थीटा 1 f2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू f के बराबर है। तो यू कैन राइट इट समेशन f ऑफ y f tan थीटा f tan थीटा 1 और प्लस f tan थीटा 2, क्योंकि f1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू f2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू f के बराबर है। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर समेशन f ऑफ y, f को अगर कॉमन निकाल लें तो tan ऑफ थीटा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 2, ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, tan ऑफ थीटा 1 और tan ऑफ थीटा 2 की फॉर्म में। तो अब इसको फर्दर हमने जो है वो आगे सॉल्व करना है, और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे हमारे पास tan थीटा 1 प्लस tan, ये हमारे पास अगर में tan की चेंज आ रही है, तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं कि समेशन f ऑफ y, ठीक है, समेशन f ऑफ y डेल्टा f डेल्टा tan ऑफ थीटा, ये इसके बराबर जो है वो आ जाएगा। और मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है, यानी कि मेरे पास f ऑफ y की वैल्यू जो है वो f डेल्टा tan ऑफ थीटा के बराबर आ गई है। अब आप देखें कि हमने जो है वो जो वर्टिकल में कंपोनेंट्स थे उनको रिजॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ
ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि समेशन एफ ऑफ वाई डेल्टा एम ए के बराबर है। इसको आप कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है। आप कंपेयर कर लें 1 एंड 2 को, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एम ए इज इक्वल टू एफ डेल्टा tan ऑफ थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। और हमें पता है कि जो लीनियर मास डेंसिटी है वो डेल्टा एम ओवर डेल्टा एक्स के बराबर होती है। ये होती है लीनियर मास डेंसिटी, इसको लीनियर मास डेंसिटी का हम नाम देते हैं, ठीक है। इसके बराबर अब ये फिगर मैं उठा देता हूँ क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो अब हमें इसकी फिगर की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो डेल्टा एम है यहाँ से वो म्यू डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा, और जो हमारे पास ये रिलेशन है यहाँ पर ये पुट कर दें डेल्टा एम की वैल्यू, तो म्यू डेल्टा एक्स एफ डेल्टा tan ऑफ थीटा ये इसके बराबर आ जाएगा। तो एफ डेल्टा tan ऑफ थीटा जो है दैट इज डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स म्यू ए, इसके बराबर आ जाएगा। और हमारे पास जो है ये इक्वेशन हम राइट डाउन कर सकते हैं कि एफ डेल्टा और tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा जो है ये एक्चुअली स्लोप होती है हमारे पास, तो tan ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि जो एंगल होता है tan ऑफ थीटा का एंगल होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्चुअली ये स्लोप हमारे पास होती है। तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू ए, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स म्यू ऑफ ए, ये जो है ये हम राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो ए है ये हमारे पास ट्रांसफर एक्सेलरेशन है वेव का, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्रांसफर्स एक्सेलरेशन ऑफ वेव। तो आप जो है इसको राइट डाउन करें, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि ए जो है वो करली स्केयर वाई ओवर करली टी स्केयर के बराबर है, यानी कि ए जो है वो क्या है, वो करली स्केयर वाई ओवर करली टी स्क्वेयर के बराबर है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और ए की जगह पर म्यू करली स्केयर वाई ओवर करली टी स्केयर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, तो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स एफ इस तरफ आ जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स म्यू करली स्केयर वाई ओवर करली टी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो लिमिट जब आप लगाएंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ
करली ओवर करली एक्स, और ये भी हो जाएगा हमारे पास करली वाई ओवर करली एक्स म्यू करली स्क्वायर वाई ओवर करली टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ करली स्क्वायर वाई ओवर करली एक्स स्क्वायर म्यू करली स्क्वायर वाई ओवर करली टी स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब आपको पता है यहाँ पर कि हमने जो v की वैल्यू निकाली थी, v हमारे पास आई थी f ओवर म्यू अंडर रूट के। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो f ओवर म्यू आएगा और f की वैल्यू आएगी म्यू v स्क्वायर। वो f की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू v स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू करली स्क्वायर y ओवर करली टी स्क्वायर। यहाँ से म्यू जो है वो म्यू से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली टी स्क्वायर। यहाँ करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर 1 ओवर v स्क्वायर करली स्क्वायर y ओवर करली टी स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है करली स्क्वायर y ओवर करली x स्क्वायर 1 ओवर v स्क्वायर करली स्क्वायर ओवर करली y स्क्वायर जो है ये हमारे पास निकल आई वेव इक्वेशन। इसको जो है हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y जो है वो ट्रांसफ़र डिस्प्लेसमेंट है वेव का, और जो x है वो वेव की पोजीशन है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, और जो हमारे पास t है वो टाइम है जिसके रिस्पेक्ट से वेव का जो एवोल्यूशन है उसको हम देख रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं वेव इक्वेशन का। और ये एग्ज़ाम के अंदर वो पूछ सकता है कि आप वेव इक्वेशन को ड्राइव करें, ठीक है। तो ये एक प्लेन वेव इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये सारी इक्वेशन जो है ये वाली, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये वेव इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर करली स्क्वायर ई ओवर करली एक्स स्क्वायर 1 ओवर सी स्क्वायर करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी करली स्क्वायर बी ओवर करली एक्स स्क्वायर 1 ओवर सी स्क्वायर करली स्क्वायर बी ओवर करली टी स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है ये वेव इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव आउट कर ली। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि y जो है ये इसका ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट है, ट्रांसफर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और v जो है ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और x जो है ये पोजीशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और t जो है, t क्या है, ये टाइम। ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन जो है वो ड्राइव आउट हो गई। तो आप लोग जो हैं अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि ड्राइव द वेव इक्वेशन, तो इस पूरे प्रोसीजर के ज़रिए आपने इस वेव इक्वेशन जो है इसको ड्राइव आउट जो है वो करना है, ठीक है। इसके बगैर जो है वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर वो पूछे कि वेव इक्वेशन क्या होती है और इस वेव इक्वेशन को आप ड्राइव आउट करके दिखाएं, तो इस प्रोसीजर से आपने इसको जो है वो ड्राइव आउट करके दिखाना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम आगे मूव अहेड करते हैं, और मूव हेड करते हुए आगे जो है वो हम
चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। ठीक है, पावर और इंटेंसिटी जो है वेव्स की, हम उनको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको ड्राइव आउट करके हमने देखना है। जिस तरह हमने वेव इक्वेशन को ड्राइव किया इसी तरह हमने पावर और इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो है उसको भी कैलकुलेट करके देखना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स है। पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। तो पावर और इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स जो हैं, इसमें देखें कि हमारे पास एक वेव है और वेव का बेसिकली मकसद क्या होता है? वेव का मकसद होता है एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब वेव जो है वो किसी मीडियम के अंदर से पास करती है तो क्या होता है कि उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्लाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है वो लगाते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे होते हैं, ये वर्क डन कर रहे होते हैं। और ये वर्क डन जो है वो इन पार्टिकल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो अब हमने ये देखना है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, वो एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है और हम किस तरह मैथमेटिकली जो है उसका एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो रोल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पार्टिकल की मदद से, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली द पावर। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पावर है। तो पावर हमारे पास जो है वो किसके बराबर होती है? हमें पता है कि पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम के जो है वो बराबर होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम पावर का देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या है। आप देखें कि पावर का फार्मूला हमारे पास W/T है। ये हमारे पास पावर का फार्मूला है और यहाँ पर W क्या है? एक्चुअली एनर्जी है। तो दैट इज इक्वल टू E/T। ठीक है, अब हमने एक पावर का रिलेशन पढ़ा हुआ है वेलोसिटी के साथ, जिसको हम कहते हैं P/F.V। तो यहां पर मैं कहता हूं इसको कि P इज इक्वल टू U.F। U जो है वो वेलोसिटी ऑफ द वेव है। अब इसके लिए मुझे यहां पर एक फिगर जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं एक फिगर जो है यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक वेव जो है वो इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, और एक और वेव जो है वो यहां से यूं इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, ये टी टाइम है, इस तरफ ये टी टाइम है और ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, उसके दरमियान में हमने ये ग्राफ जो है वो बनाया। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं, ये देखें ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, और ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर है और यहाँ से ये कोई एंगल जो है वो बना रहा है। ठीक है, और वेक्टर नीचे, ये u हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास f का वेक्टर है और यहाँ से जो एंगल बन रहा है
यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल जो बन रहा है ये हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल जो है वो बन रहा है, और इधर से भी ये एंगल जो है ये थीटा के बराबर है। इसी तरह आप अगर इसको यहाँ पर किसी के लिए ऊपर जो इसको बना के देखें, ठीक है, इसी तरह, तो ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर है, यहाँ से ये हमारे पास u है, ये फोर्स है, और ये u वेलोसिटी है, और इधर से ये हमारे पास वेक्टर जा रहा है, ठीक है। तो इधर से एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, ठीक है, ये वेक्टर u है, और ये एंगल हमारे पास यहाँ से 90 डिग्री, ये थीटा, और ये एंगल यहाँ से हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स का एंगल जो है वो वेलोसिटी के साथ वो बन रहा है। वो कितना बन रहा है? फोर्स का एंगल आप देख लें कि वेलोसिटी के साथ जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल जो है वो बन रहा है। तो आप इसको अगर ओपन करें तो P हमारे पास जो है इसको यहाँ पर F कह दें, ठीक है, ये U वेलोसिटी कह दें, चलो वेक्टर डाल दें ऊपर, और तो P जो है हमारे पास UF कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, और थीटा यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी के बराबर है। तो P हमारे पास UF कॉज 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है इसको फर्दर जो है वो हमने सॉल्व करना है, और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अब देखें कि हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, इसको हमें ओपन जो है वो करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने के लिए आप देखें कि हमें इसके ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से जो फिगर है इसको ख़त्म कर देता हूँ, और आप देखें कि हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है जी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो इसको ओपन करें तो cos 90 डिग्री cos ऑफ थीटा प्लस साइन 90 डिग्री साइन ऑफ थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये आपके पास ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये 1 और ये साइन ऑफ थीटा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन ऑफ थीटा के बराबर आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास जो ये है PU F साइन ऑफ थीटा जो है वो आ जाएगा, और अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो बाय स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? PUF टैन ऑफ थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, और मैं इसको कहता हूँ कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ जाएगी। तो अब हमने जो है ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, इसमें हमें टैन ऑफ तो इसको जो है इसमें अब टैन ऑफ थीटा एक्चुअली क्या है? टैन ऑफ थीटा जो है इसके अंदर एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, लेकिन इसको पहले डिस्कस करने से पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को आप देखें कि हमें जो फॉर्म है वेव की वो रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास जो फॉर्म है वेव की
वो मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। हमारे पास फॉर्म है y इज इक्वल टू वाई एम कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास एक वेव है, इसमें फाई फेज कांस्टेंट है और इसको मैं कहता हूँ कि दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो के बराबर है तो वाई एम कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मेरे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास tan ऑफ थीटा है, ये tan ऑफ थीटा स्लोप है, तो ये क्या होगी करली y ओवर करली x। और u वेलोसिटी जो है वो ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ वेव है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ वेव, वो ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा जो है इसकी जगह पर करली y ओवर करली x जो है ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है p u f tan ऑफ थीटा की जगह पर करली y ओवर करली x, हम ये राइट डाउन जो है इसको यहाँ पर कर लेंगे। और जो ट्रांसफर वेलोसिटी है हमारे पास u, वो किसके बराबर है, वह करली y ओवर करली t के बराबर है। ये जो u है ये क्या है, ये ट्रांसफर्स वेलोसिटी है और ये करली y ओवर करली t के बराबर है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो पावर है उसका फार्मूला क्या बन जाता है, उसका फार्मूला बन जाता है f करली y ओवर करली t और करली y ओवर करली x। इसका मतलब है कि एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है और ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ से आपके पास पावर का जो है वो फार्मूला निकल आएगा। तो अब इसको हमें जो है वो फर्दर सॉल्व आउट जो है वो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हमने इसकी कम्पैक्ट फॉर्म जो है उसको कैलकुलेट करना है तो इसको हम सॉल्व आउट करके जो है वो देखते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास पहले नंबर पर जो है पावर के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे जो था करली y ओवर करली x, y क्या है, वाई एम कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। तो करली y ओवर करली x हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बल्कि ये मैंने इसको ठहरने आप उल्टा लिख दिया, आप इसको यूँ लिखें, आप इसको लिखेंगे वाई एम कॉज ऑफ ओमेगा टी कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो वाई एम कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो इसका हमने फाइंड करना है करली वाई ओवर करली एक्स। तो माइनस वाई एम के साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास करली वाई ओवर करली टी, उसका भी है जो हमारे पास वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और यहाँ से एक ओमेगा इधर आ जाएगा। अब आपके पास जो पावर का फार्मूला है, वो पावर का फार्मूला क्या है आपके पास कि हमारे पास जो है वो F
करली वाई ओवर करली एक्स करली वाई ओवर करली टी। ये अब आपके पास फार्मूला है। तो एफ इसके अंदर करली वाई और करली एक्स की वैल्यू रखें तो वो कितनी है, माइनस वाई एम ओमेगा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और फिर हमारे पास के वाई एम साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको बड़ी ब्रैकेट बना लें बेशक, और बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। ये हमारे पास जो है वो रिलेशन बन गया। अब आपके पास ये रिलेशन जो है इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है इसको हम लिख सकते हैं कि P माइनस एफ वाई एम स्क्वायर के ओमेगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें f की वैल्यू देखिए, f की वैल्यू जो है आपके पास v f ओवर म्यू अंडर रूट के बराबर है। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर लें तो v स्क्वायर f ओवर म्यू, और f जो है वो म्यू v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और ये f की वैल्यू उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू v स्क्वायर वाई स्क्वायर एम के ओमेगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास जो ये पावर का आ जाएगा। तो पावर इधर नेगेटिव आ रहा है, तो पावर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा हम ये नेगेटिव का साइन जो इसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर वाई स्क्वायर एम के ओमेगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये रिलेशन जो है ये मेरे पास आ जाएगा। अब आप जो है इसको बस हमने मेन चीज़ तो हमने निकाल लिया, अब बस इसको हमने सॉल्व आउट करना है। अच्छा, हमारे पास जो रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी का, फेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। तो हमारे पास जो अब ये रिलेशन है पावर का, ये हमारे पास म्यू वी स्क्वायर के ओमेगा वाई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं जो है वो वैल्यू के की निकालूँ, के की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी, ओमेगा ओवर वी, और वो यहाँ पर पुट कर दूँ तो म्यू वी स्क्वायर ओमेगा ओवर वी ओमेगा वाई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ये v जो है एक दफ़ा इस v से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। डी म्यू वी ओमेगा स्क्वायर। अब हमें जो है चूँकि ये वाइब्रेटरी मोशन पार्टिकल्स कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर वो इसकी एवरेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीरियाडिक है ना। तो पीरियाडिक के केस में हमें इसकी एवरेज जो है वो लेनी पड़ेगी, और एवरेज जब हम इसकी लेंगे तो म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर एम
एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो एवरेज होती है हमारे पास साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 के बराबर होती है। आप ये वैल्यू 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो है ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर m 1/2, ये चीज आ जाएगा। तो P एवरेज म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई 2। तो इस रिलेशन से ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि P एवरेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई स्क्वायर m के, और वाई स्क्वायर m क्या है, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वाई स्क्वायर m जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वेव का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पावर जो है फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एवरेज पावर किसके बराबर आ गई, एम्पलीट्यूड के। यानी कि इसका मतलब है कि आप जितना एम्पलीट्यूड वेव का बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा पावर जो है उसकी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। वाई एम क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का। तो यहाँ से हमें ये क्लियरली पता लग गया कि एवरेज पावर जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ट्रांसफर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के ऊपर। अब हमने कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है जी, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है हमें पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास एवरेज पावर कितनी निकली है, एवरेज पावर निकली है हमारे पास 1/2 म्यू वी ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर m। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज पावर निकली है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो अब इंटेंसिटी जो है इसकी जो डिपेंडेंस है डिस्टेंस के ऊपर, डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस के ऊपर जो इसकी डिपेंडेंस है, आप देखें कि आई जो है वो पावर पर यूनिट एरिया, और अगर कोई स्फेरिकल सोर्स हो तो उसका एरिया 4πr² होता है। तो P/4πr², और आई जो है वो हमारे पास ये सारा तो हो गया कांस्टेंट, तो 1/r² से वेरी कर रही है। और हमें इस बात का पता है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है इसका स्क्वायर बराबर है 1/r² के। तो एम्पलीट्यूड और है 1/r के। यहाँ आप कह सकते हैं कि वाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो इसका मतलब है कि जूं जूं सोर्स से डिस्टेंस बढ़ेगा तो वाई एम कम हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो एम्पलीट्यूड जो है वो वाई एम वो ज़्यादा होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने आप देख लें कि जो आपके पास थी इंटेंसिटी ऑफ द वेव और पावर ऑफ द वेव, उसको हमने कैलकुलेट करके देख लिया, और हमने क्लियरली रिजल्ट्स जो हैं वो देख लिए कि एम्पलीट्यूड जो है जो सोर्स ऑफ डिस्टेंस है उससे वेरी करता है,
इंटेंसिटी जो है आपकी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ वेव की जो है वो वेरी करती है। तो अब नेक्स्ट जो है फिर हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो आज लेक्चर जो है हम यहीं पर इसको एंड देखते हैं। रेगुलरली जो है ये लेक्चर्स लें और इनको देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।